बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। विचार विमर्श कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए किसी न किसी एक विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि जो किसान हैं वो जब कृषि कार्य करते हैं तो तमाम तरह की जरूरतों के लिए उन्हें कभी ना कभी ऋण की आवश्यकता पड़ जाती है। पहले का दौर ऐसा था जब किसान को इन्हीं जरूरतों के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता था। कई बार वो खुद और कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों को इन्हीं साहूकारों के चंगुल में फंसे रहना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब जो किसान हैं वो केंद्र सरकार की प्राथमिकता में हैं और किसानों की इस समस्या को देखते हुए सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की योजना चलाई जा रही है, जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। क्या है ये योजना, किस तरह से किसान इसका लाभ ले सकते हैं, इस योजना की तमाम पहलुओं के बारे में आज विचार विमर्श कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय करा दें। हमारे साथ किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक आयुक्त श्री सुनील कुमार यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक श्री अरुण कुमार शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय कृषक समाज हरियाणा के अध्यक्ष श्री अजीत तेवतिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस कार्यक्रम में हम केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तमाम पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत सरकार पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। अब तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया गया है। क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर भी काफी कम है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 साल में 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है। वैसे तो ब्याज दर 9% होती है, लेकिन केसीसी में सरकार 2% की सब्सिडी दे रही है। इस हिसाब से ब्याज सिर्फ 7% होगा। वहीं अगर किसान इस लोन को 1 साल में लौटा देता है तो उसे 3% की और छूट मिल जाएगी। इस हिसाब से उसे महज 4% ब्याज देना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से किसान अपनी जरूरत के मुताबिक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खेती से जुड़े जरूरी सामान खरीद सकते हैं। सरकार का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी चीजों जैसे खाद, बीज और कीटनाशक को खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है। किसान क्रेडिट कार्ड के चलते अब किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब सरकार पशुपालक और मछली पालकों को भी केसीसी की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एक बार बनवाने पर ये कार्ड 5 साल तक के लिए मान्य होता है। बैंक से क्रेडिट कार्ड के साथ पासबुक भी दी जाती है, जिसमें आपका नाम, जमीन से संबंधित विवरण, घर का पता और क्रेडिट कार्ड की लिमिट, वैलिडिटी की जानकारी होती है। वैसे तो किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल तक के लिए होती है, लेकिन अगर आप वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको केसीसी फॉर्म दोबारा भरकर जमा कराना होगा। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। कार्ड के लिए वो सभी किसान अप्लाई कर सकते हैं जो खुद के खेत में कृषि उत्पादन कर रहे हों या किसी दूसरे के खेत में खेती करते हों या किसी भी तरह के फसल उत्पादन से जुड़े हों। आवेदक के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अकेला किसान भी क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है और संयुक्त ऋणी भी। इनके अलावा बटाईदार किसान और स्वयं सहायता समूह को भी इसकी सुविधा है। किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाना भी काफी आसान है। आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट में दाईं ओर किसान क्रेडिट फॉर्म को डाउनलोड करें। फिर फॉर्म में सारी जानकारी सही भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे जमा कराना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी जमीन के दस्तावेज, फसल के ब्यौरे समेत कई जानकारी भरनी होगी।
ये भी सत्यापित करना होगा कि आपने कोई दूसरा कार्ड न बनवा रखा हो। इसके बाद नजदीकी बैंक में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। आप किसी भी कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से न सिर्फ किसान मजबूत हो रहे हैं, बल्कि उन पर कर्ज का बोझ भी कम हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली साबित हो रही है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और केसी से जुड़ी जो तमाम मोटी मोटी बातें हैं उसके बारे में आपने जाना। आइए विस्तार से इसके बारे में और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि जो किसान है उसकी जरूरतों के लिए ऋण तो दिए जाते थे, कुछ संस्थागत व्यवस्था पहले भी थी और गैर संस्थागत भी थी, लेकिन खास तौर पे जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई, इसके पीछे किस तरह का उद्देश्य रहा? देखिए, ऋण जो है प्रवाह सरकार की तरफ से हमेशा रहा है कि हम पूरा एक मात्रा में ऋण दे, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, सरलीकरण किया गया। इस योजना में सरलीकरण किया गया कि किसानों को हम एक कार्ड के माध्यम से, पहले हम जितने जो शॉर्ट टर्म लोन, जो अल्प अवधि के लोन थे, उनको देते थे। फिर धीरे धीरे इसमें और जो है मशीनरी और अदर जो दीर्घकालीन लोन को भी समावेश किया गया है। तो एक किसानों को जो भी क्रेडिट नीड है वो हम एक बैंक से, एक जगह से सरल तरीके से उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको करें और प्रॉपरली हम उनको ऋण दें, ताकि वो किसी तरह से उनको एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। तो ये सारी जो सोच है उसके आधार पर लगातार इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। जो भी किसानों को जो प्रॉब्लम आ रहे हैं या भविष्य में पीछे देखे गए थे, उसको भविष्य में सुधार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो योजना तो शुरू की गई, लेकिन इसके साथ ही योजना की तमाम जो प्रक्रिया है उसे भी समय के साथ साथ आसान बनाया गया है। तो किसानों के लिए ये कितना लाभदायक साबित हो रहा है, आइए किसानों के प्रतिनिधि से ही जानते हैं। अजीत जी, बताएं हमें कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसकी कितनी जरूरत किसानों को थी? आज जब ये योजना चलाई जा रही है तो किसानों को इससे किस तरह की मदद मिल रही है? पहले की तुलना में अब की व्यवस्था में क्या अंतर आप देख रहे हैं? केसीसी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 98-99 के करीब हुई थी जी। लेकिन उस योजना से और अब योजना में जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 2014 जो सरकार आई उसमें ज़्यादा सरलतम हुआ है। पहले किसानों से हमसे 5,000 रुपये लेते थे इसको बनाने के लिए कार्ड को, अब वो पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन अगर अब हमें इंस्टेंट लोन चाहिए, या तो मैं कहूँ किसान संजीवनी लोन के रूप में केसीसी काम कर रहा है। इसमें सरलतम प्रक्रिया के तहत जो पासबुक बनाई जाती है उससे हमारा परिचय पत्र भी एक तरह से वो काम में आ जाता है। हमें उपकरणों के लिए लोन लेना है तो ये आसान है, और हम पशुपालन के लिए लेना है तो आसान है, मत्स्य लेना तो आसान है। तो कई बार हमें अपनी फार्मिंग के अंदर जो छिड़काव के लिए कुछ चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, बीज चाहिए, उसके अनुसार जो हम काम करते हैं, उसके जो ये लोन मिलता है वो बहुत ही मतलब अच्छा लोन है और ये किसानों को बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं जो मैं इनसे सर से डिस्कस करूंगा अभी। जी बिल्कुल, तो प्रक्रिया के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। किसानों के सामने किस तरह की समस्याएं अगर आ रही हैं तो कौन कौन सी आ रही हैं, इसके बारे में भी जानेंगे आगे। लेकिन अरुण जी, उससे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था तो थी, लेकिन अब जब किसान क्रेडिट कार्ड उनके पास है तो ऐसे में किसानों में आप कितना रुझान देख रहे हैं इस योजना से जुड़ने के प्रति और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के प्रति? देखिए जी, रुझान तो बहुत है अब, और एक जागरूकता आती है किसान में वो आ चुकी है जी, क्योंकि काफ़ी अधिकतर किसानों के पास अब केसीसी है, कृषि कार्ड है, तो उनको उसके फ़ायदे भी मालूम होते हैं। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। जब हम कृषि में मैंने अध्ययन किया है तो स्नातकोत्तर में हम एक बार किसान के पास वहाँ गए थे। उनका जो कपास है उसमें कीड़े लगे थे जी। तो कीड़े जब लगे थे तो वहाँ दुकान के पास वो गया, जो दवाइयों की दुकान थी, कि मेरे वहाँ एक सुंडी लगी है और ये वो लेके भी आया था फूल, और ये इसकी दवा चाहिए मुझे। तो हम देख रहे थे उसको कि उसने कहा ये डॉक्टर साहब आए हुए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, आप बताइए जी। तो हमने देखा कि वो जैसे पिंक बॉल वर्म होता है वो सुंडी आ चुकी थी। शुरू में अलग अलग कीड़े आते हैं, जैसे जैसे फसल बढ़ती है, तेला चेपा, फिर पिंक वो है गुलाबी सुंडी, फिर हरी सुंडी जो टिंडे पे लगती है जी, जी। तो अब वो जो किसान था वो दिखा रहा है वो कीड़ा, लेकिन हमने उसको उस कीड़े के हिसाब से दवा बताई कि ये दवा आप इसका स्प्रे कीजिए, ये इस कीड़े को मारेगी। किसान ने देखा और वो पूछा उसको, वो बोला 500 रुपये का दवा है। वो जाने लगा,
उसने वापस बुलाया किसान को, अरे भाई राम सिंह कहाँ जा रहे हो? वो बोले जी ये ऐसे ऐसे, वो पीछे बैठे उसके फादर सुन रहे थे दुकानदार के, अरे बढ़िया सी वो दवाई पीछे से निकाल के ला। एक बोतल निकाल के लाए और उसको ला के दे दिया, बोलो निकाल 200 रुपया। अच्छा। उसने 200 रुपया दिया और वो दवा लेके 200 रुपया वो जाने लगा, 200 रुपया भी उसने दिया। तो हमने कहा उसको दुकानदार को, भाई तुमने ये तेले चेपे की दवा दे दी, उसको तो सुंडी लगी है जी। कि वो हमको कहता डॉक्टर साहब ऐसा है, आप पढ़ाई अपनी यूनिवर्सिटी में करो, इसके पास इसके औकात 200 रुपया देने की है, तो मैंने इसको 200 का दवाई दे दिया। अब देखिए अब वो बेचारा मेहनत भी करेगा, 200 रुपया भी लगाएगा, तेले चेपे की दवाई से अगर सुंडी मारने की कोशिश करेगा वो नहीं मरेगा, उसका दवाई अलग है। वो सिर्फ किस लिए उसको बेचारे को बेवकूफ बनना पड़ा, उसके जेब में पैसा नहीं था। बिल्कुल। आज जो केसीसी दिया गया है वो सबसे बड़ा ये समाधान किया गया है कि किसान के पास केसीसी कार्ड है, उसके पास नकद पैसा है जी। वो उसको जो दवा चाहिए कीड़े के हिसाब से वो दवा स्प्रे करेगा, जो खाद चाहिए वो खाद खरीद के डालेगा, जो वैरायटी का उसको बीज चाहिए वो वैरायटी का बीज खरीदेगा। कई बार पहले ये होता था नहीं ये यहाँ पे यही उपलब्ध है, ये लेना पड़ेगा जी, जी। अब वो लेना पड़ेगा नहीं। आर्थिक असमर्थता के कारण किसान कई तरह की मजबूरियों में फंस जाता था, अब किसान इस मजबूरी से उबर गए हैं। सुनील जी, ऐसे में पहले से ये भी जब कृषि की चुनौतियों के बारे में बात होती थी तो किसानों को संस्थागत ऋणों से जोड़ना, बैंक से जोड़ना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य था। क्या केसीसी के जरिए अब ये जो चुनौती है उसे पार पाया जा पा रहा है? क्या उसमें सफलता मिल रही है? हाँ, देखिए जैसे अभी बता रहे थे कि बहुत बदलाव आया है, बहुत लोगों में बदलाव आया है। एक तो हमारे जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जिससे हम आपस में बात करते हैं, ट्रैकिंग कर पा रहे हैं प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बैंक भी को भी हम लोग ने जो दायित्व दिया गया है कि आप जो है केसीसी सैचुरेशन कीजिए, पूरे किसानों को जितनी आवश्यकता है ऋण को उतना आप दीजिए, प्रॉपर सारे इनके लिए गाइडलाइन बनाए गए हैं, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है, तो किसानों को किसी तरह की अब आवश्यकता जितनी है उतनी केसीसी मिल रही है। हम लोग अभी अभियान भी चलाए हुए हैं कि जो अनसेचुरेटेड रह गए, जहां किसानों को अभी तक केसीसी नहीं मिल पाया है, उनको भी हम केसीसी से जल्द जोड़े। अभी तक हमारे पास अब बहुत कम किसान ऐसे बचे हैं जिन जो मतलब लेना चाह रहे हैं और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं और लेना चाह रहे हैं और उनके पास नहीं है, उनको भी हम लोग अब डाटा इकट्ठे कर रहे हैं कि ऐसे भी किसान जो हैं उनको जल्दी से जल्दी हम लोग देख लें और पूरा सैचुरेशन की ओर करें। किसान है कोई वो छूट ना पाए और केसीसी के अंतर्गत आ जाए ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, इसकी कोशिश लगातार चल रही है। अजीत जी, जैसे कि बात हो रही थी कि जो बैंक है वो कहीं ना कहीं पहले किसानों के पहुंच से बाहर होते थे, लेकिन जैसे जैसे जनधन खाते बनते गए और केसीसी योजना का प्रसार जिस तरह से हो रहा है, बैंक किसानों के पहुंच में आ रहे हैं, इससे कितना फायदा हो रहा है किसानों को? किसानों को जो बैंक की जो प्रक्रिया है वो पहले से सरल हुई है, लेकिन अभी जो हमारे जो किसान भाई जो काम करते हैं, अभी ज़मीन छोटी है, लघु और सीमांत किसान जो लोन लेना चाहते हैं उनको उस अनुरूप लोन नहीं मिल पाता। कई बार क्या है कि किसान की जरूरत होती है 2 लाख रुपए की, तो उसे छोटे किसान को मिलते हैं 30,000 या 50,000 रुपए। तो उस एक तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी सरल होनी चाहिए, क्यों उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा कि उसकी जो घरवाली है वो काम कर रही है पशुपालन का, किसान ने लोन ले लिया केसीसी अपने काम के लिए, पशुपालन के लिए उसे लोन नहीं मिलता घरवाली को। एक ये इसमें थोड़ी सी जटिलता है। और जो बीच के बिचौलिए हैं वो उनसे इससे केसीसी बनवाने के लिए पैसे लेते हैं। दूसरा जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके पास जाते हैं किसान तो वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो इस ये प्रक्रिया बिल्कुल, तो कुछ समस्याएं जरूर है, इनके बारे में भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनील जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि पात्रता बताएं कि जो किसान है किस तरह के किसान पात्र होंगे इस योजना का लाभ उठाने के लिए? देखिए, आज के समय में जो भी किसान खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हैं, मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, सारे लोग केसीसी कार्ड के लिए पात्र हैं। अब जैसे बताया जा रहा था कि उसमें भी बहुत सुगम किया गया है। अब जो है कि 1,60,000 तक का लोन लेने पर कोई उनको
डॉक्यूमेंटेशन तो होगा, सिक्योरिटी कोई जमा करने की आवश्यकता नहीं है, तो काफी सरल किया गया। इसी तरह से अगर कोई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, मत्स्य भी कर रहे हैं, तो अलग से उनके लिए लोन ले सकते हैं। लोन के लिए अलग रखा गया है। पहले केवल केसीसी में जो है, जो खेती बाड़ी करते थे, जो क्रॉप उगाते थे, उन्हीं के लिए था। अब दायरा इसका बढ़ा दिया गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के परिवार अलग अलग भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। कोई अगर परिवार में खेती बाड़ी कर रहा है, उनके पास ज़मीन है, तो ज़मीन के कागजात और खेती बाड़ी के आधार पर ले सकते हैं। कोई अगर उस महिलाएं जो है वो डेयरी का काम कर रहे हैं, अदर काम के पास जो है वो पोल्ट्री का काम कर रही हैं, तो वो अलग से भी लोन ले सकती है। तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधा दिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सरल किया गया है। पिछले 2 साल पहले हम लोग ने एक टीम बनाए थे, जिसमें हम लोग ने अध्ययन किया था कि बैंक ने कितने कितने चार्जेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जो दिक्कत होती है लोगों को। तो खुद मैं बहुत सारे बैंक ब्रांचेज में जाके विजिट किया और सारे लोगों को देखा, सारे बैंकों से बात किए, तो बहुत सारे लोग था, पोर्टफोलियो चार्जेस, डिसबर्समेंट के लिए अलग, इंस्पेक्शन के लिए अलग। तो काफ़ी सरलीकरण करने के बाद उसमें फिक्स किया गया है कि अब हर केसीसी जब लेंगे तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स निर्धारित कर दिए गए हैं। 1 पेज का एक डॉक्यूमेंट्स जो है आईबीए ने निर्धारित किया है कि इसके आधार पर ही आपको ये भरेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। 1250 रुपये का हम लोग ने मैक्सिमम सीलिंग रखा है कि इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग ने बहुत प्रॉपरली हर एक चीज़ माइन्यूटली जाके किया है। इसके अलावा जो अगर लैंड के कारण कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया है, तो हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार को भी जोड़ रहे हैं, बैंकर्स को भी जोड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि को जोड़ रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जोड़ रहे हैं कि एक माहौल बनाया जाए, एक ही जगह हम सोल्यूशन दें कि जो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो जाएं, उनके गारंटर भी मिल जाए, उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाए, और बैंक के पास हम अप्रोच सारे पेपर जाके कहें कि हाँ जी ये पेपर सारे चीज़ें हो गए, आप इतने जगह से वेरीफाइड किए हुए, इनको आप वेरीफाई कीजिए और इनको लोन डिसबर्स कीजिए। तो इस तरह की काफ़ी सरलीकरण किया गया है और अभियान चल रही है, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है। और आगे हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान कोशिश छूटे लगातार जारी है और प्रक्रिया को भी काफी सरल बनाया जा रहा है। अरुण जी, किसानों के मन में एक सवाल होता है, चूंकि जमीन जिन किसानों के पास है उन्हें केसीसी मिलता है, तो ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि कितनी जमीन होनी चाहिए केसीसी प्राप्त करने के लिए, साथ ही उन्हें कितना ऋण मिलेगा, इसका निर्धारण किस तरह से होता है? ऐसे किसान जो है, जमीन कितनी भी हो सकती है उसकी, चाहे वो आधा एकड़ हो या उसके ऊपर किसी के पास 4 एकड़ हो, 5, 10, 20, कितना भी हो सकती है। जो निर्धारण आपने कहा कि कितना लोन, और कुछ अजीत जी का भी सवाल था कि किसान चाहता है मुझे 2 लाख मिले, पर उसकी पात्रता 60,000 ही बनती है। वो पात्रता के लिए जो किसान फसल लगाता है, अपनी खेती करता है, फसल के हिसाब से एक मानदंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कई बार स्टेट लेवल पे तय होते हैं कि फला गेहूं के लिए ये खर्चा आएगा 1 एकड़ का, ठीक है, धान के लिए ये खर्चा आएगा 1 एकड़ का। कोई किसान कहे मैं गेहूं और धान ही लगाऊंगा रबी खरीफ में, तो उसके हिसाब से उसका जो खर्चा है उसके हिसाब से निर्धारण केसीसी लिमिट का होगा। अब वो किसान अगर उससे बहुत ज़्यादा लेना चाहेगा, वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आप ये बात मान के चलिए कि जो बैंक ऋण देता है वो आपको प्रोडक्शन के लिए, अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए, और जो आपको खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से दे रहा है। ठीक है। अगर आप खर्चे के ऊपर में अगर जाके डिमांड करेंगे, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये निर्धारित है कि कौन सी फसल का कितना पर एकड़ मिलना है, किसान की कितनी जमीन है, उसके हिसाब से गुना करके आप भी यहाँ आकलन कर सकते हैं। कुछ 10% और 10% एक्स्ट्रा भी देते हैं मशीनरी अपकीप के लिए उसको, और मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी वगैरह, वो उसके ऊपर भी दे दिया जाता है, कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए 10%, लेकिन उसके ऊपर नहीं, क्योंकि आप कहोगे 100% के ऊपर 100% और दे दीजिए मुझे, वो नहीं होता। तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि क्या अनिवार्य है कि जो फसल है जो उगाने जा रहा है किसान, जिसके लिए उसे ऋण चाहिए, उसका ब्यौरा देना ही होगा? क्या इसमें अगर कुछ बदलाव होता है तो फिर क्या होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही आपने पूछा है
क्योंकि इससे जुड़ी कई चीज़ें हैं। नंबर एक तो मैंने जैसे बताया, उसकी सीमा का निर्धारण होता है कि ये फसल लेगा तो कोई किसान गन्ना लगाएगा तो फिर क्या उसको मिलना है। लेकिन दूसरी सबसे अहम चीज़ जो इससे जुड़ी है, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो आप डिक्लेयर करते हैं फसल, वही जो लगाते हैं वो डिक्लेयर करें, क्योंकि उसका फसल बीमा होता है। जब तक आप ये कहेंगे नहीं, क्योंकि वो भी वहाँ भी भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलके एक बड़ा हिस्सा किसान को बीमा राशि की तरफ भी देती हैं। कुछ हिस्सा किसान से लेते हैं, कुछ सरकार दे रही है। तो अगर वो बीमा, अगर गलत फसल आपने लगा दिया, आपने कहा हम तो जी गेहूं लगाएंगे और धान लगाएंगे और लगा दिया गन्ना, और गन्ने का आज जाके बैंक में जाके बदला नहीं आपने, गन्ने का नुकसान हुआ तो आपको भरपाई नहीं मिलेगी बीमा कंपनी से, क्योंकि आपने बीमा जिसके हिसाब से कराया वही फसल होना चाहिए। तो इसलिए जब भी आपको बदलना है, ये बीमा जो होता है फसल बीमा, उसके लिए निहायत ज़रूरी है अगर आपको उसका फ़ायदा लेना है, और हर किसान को लेना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दिया है और इसके ऊपर भी सब्सिडाइज्ड है। कुछ अंश गवर्नमेंट अपनी तरफ से, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी देती हैं ताकि किसान अफोर्ड कर पाए। वो इतना ज़्यादा ना हो जाए, वरना प्रीमियम ज़्यादा हो जाए तो किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको सरल बना दिया गया है, लेकिन किसान को जागरूक होना पड़ेगा। फसल जो जी, ऐसे में बताएं कि क्यों ये समस्या अक्सर किसानों के सामने आ रही है कि जो वो फसल है वो बता नहीं पा रहे हैं या फिर वो बदल नहीं पा रहे हैं, और इस कारण कई बार उनके जो आवेदन हैं उसमें भी उनको दिक्कतें आती हैं। अभी जैसे मैडम किसान जो जागरूक हुआ है, जो सर बता रहे थे अभी, तो किसान के जो बच्चे तो फसल तो वो लगाना चाह रहे हैं, और जमीन जो छोटे और लघु किसान हैं, उन्होंने अभी एक हमारे यहाँ पे हरियाणा में केसर की फसल लगाई थी। अच्छा। तो केसर पे उन्होंने केसीसी मांगा तो केसीसी उन्हें नहीं मिला, और उसके लिए जब जमीन उसकी अपनी है तो उसमें गारंटर भी चाहिए होते हैं। अब छोटी जो जोत के किसान है वो गारंटर भी लाएं, गारंटर साइन भी कर देगा, उसका आधार कार्ड भी मांगते हैं। तो ये बड़ी समस्या होती है। एक एफपीओ जो किसान बनाते हैं उनको नहीं मिल पाता, और जो क्रॉप शेयर करते हैं फार्मर्स, उनको ये केसीसी नहीं मिल पाता, जो शेयरिंग क्रॉप करते हैं फार्मर्स। आइए जान लेते हैं क्या इसके लिए भी किसी तरह की व्यवस्था है या कि सोचा जा रहा है इस पर। सुनील जी, देखिए, हम लोग एक जैसा बता रहे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंकर्स जो है वो गाइड फिलोसफर हों एक फार्मर्स के लिए, और वो सही डायरेक्शन दे। किसी चीज़ों को करने के लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर केसर की फसल लगाई जा रही है और वो हरियाणा में लगाया जा रहा है, तो बैंकर्स ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या इसके लिए एनवायरनमेंट और सब चीज़ सही है, क्या हमको इसको ऋण देने की आवश्यकता, क्योंकि उससे क्या होगा कि सारा जो है चीज़ों को अगर हम लगाएंगे और प्राकृतिक के कारण उनको चीज़ों के कारण इंटरप्रेन्योरशिप उनके पास नहीं हो, किसान के पास, और फेल हो जाए, तो उससे उनको रिपेमेंट में आने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो है कि जैसे आपने स्केल ऑफ फाइनेंस के अलावा हम लोग ने 10% कंजम्पशन लोन के लिए, मशीनरी के लिए सारा दिया हुआ है। हर एक क्रॉप्स का एक टेक्नोलॉजी दिया हुआ है कि अपर टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे तो कितना स्केल ऑफ फाइनेंस होगा, तो उसी के आधार पर हम लोग जो है ऋण दिया जाता है, और उसका हमेशा रिव्यू होता है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, हाइब्रिड के वैरायटी का अगर दाम चेंज हुए, तो हर स्केल ऑफ फाइनेंस बदलते रहते हैं। 5 साल के लिए फिक्स होता है, अगर 10% हमेशा बढ़ना होता है उसको, हर एक साल 10% का लिमिट अपग्रेडेशन होता है। अगर 10% से ज़्यादा स्केल ऑफ फाइनेंस हुआ तो अपने आप उसको रिव्यू करके बदल देते हैं। हाँ, जैसे अभी बता रहे थे फसल बीमा में के लिए, तो मैं एक और इसमें जोड़ना चाहता हूँ इस कड़ी में कि चूंकि अब जो है खेतवार आकलन का प्रावधान है, किसान भाई के लिए ये फसल बीमा योजना में भी प्रावधान किया गया है कि आप जो है जब तक कट ऑफ डेट है उसके 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले भी बैंक में जाके आप बदल दें। अगर एक सीजन के लिए बदलते हैं तो हम लोग बैंकर्स को कहते हैं रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, आप किसी कारण से कंटीजेंसी प्लान के कारण वो फसल बदल लिए हैं, उसमें उनके स्केल ऑफ फाइनेंस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर लगातार बदल रहे हैं तो फिर केसीसी रिव्यू में चला जाता है। तो फायदा लेना है तो हमको सही चीजें बताना होगा, सही चीजों का आकलन करना होगा। हर एक क्रॉप्स का जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर जो वहाँ उस जगह की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है, वो सरकार हमेशा गणना करती है। उसी आधार पर एमएसपी भी डिक्लेयर होता है, और उसी आधार पर हम लोग जो है फसल ऋण भी देते हैं, और उसी आधार पर हम लोग फसल बीमा का जो है
बीमा राशि भी निर्धारित करते हैं। तो ये सारे साइंटिफिक तरीके से हैं, पूरे सारे चीज़ों को हम लोग इन्वॉल्व करके सारे चीज़ों को किया हुआ है। तो ये चीज़ों में हम लोग ये नहीं कर सकते अब आज के टाइम में कि उनको अंडर फाइनेंस है, ओवर फाइनेंस है। अंडर फाइनेंस और ओवर फाइनेंस दो कारण से हो सकते हैं, या तो खुद लेना नहीं चाहे कि हाँ हमको इतना ही कि लोन की जरूरत है, तो वो होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो जैसे खास करके कोऑपरेटिव्स वगैरह, जहाँ वो उनके पास जो वित्तीय जो संसाधन है उसमें वो नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए सरकार ने रीफाइनेंस और अदर सारे चीजों की व्यवस्था की हुई है, ताकि हम जो है कृषि ऋण प्रवाह को सुचारू रूप से जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना हम व्यवस्था है सरकार की तरफ से वो पूरी तरह से की गई है। लेकिन ये आप पर भी यानी कि किसानों पर भी निर्भर करता है कि जब वो आवेदन कर रहे हैं तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरी कर रहे हैं या नहीं, और इसके लिए आपका जागरूक रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए तमाम जानकारी हो ये बेहद जरूरी है। तो हम इस कार्यक्रम के जरिए केसी से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर चर्चा के बीच में यहां पर हमें रुकना पड़ेगा, वापस से चर्चा पर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज इस कार्यक्रम में हम केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाते हैं। और केसीसी योजना जो है सुनील जी, कहा जाता है कि सबसे बड़ी खूबी इस योजना की यह है कि सबसे बेहद कम ब्याज दर पर ये किसानों को उपलब्ध है। तो इसकी जो ब्याज की जो प्रक्रिया है, जो तरीके हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ब्यौरा जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें दो चीजें, जैसे अभी हम बता रहे थे कि बैंक जो है अपने संसाधन को उपयोग करे मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो किसानों को क्रेडिट दे। तो इसमें दो चीजें सरकार ने निर्धारित किया है कि 7% पर हम 3 लाख तक जो है ऋण उपलब्ध कराएंगे सभी किसानों को। तो 7% के ऊपर अगर ब्याज दर है तो उस पर बैंकों को सब्सिडी दी जाती है कि अगर आप मान लिए, जैसे हम लोग ने रखा है कि 9% के आसपास उनके मार्केट रेट है, जो रिस्क है सारे चीज़ों को जोड़ते हुए उस पर 2% हम लोग जो है जोड़ा जाता है, तो वो बैंक को सब्सिडी चला जाता है। इसके अलावा जो है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट जिसको कहते हैं कि आप जो अवधि है उसके अंदर अंदर आपने भुगतान कर दिया तो उसके लिए फिर 3% और दिया जाता है। भारत सरकार ये देती है। तो किसानों को 4% के ब्याज दर पर 3 लाख तक का लोन उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा अगर कभी कभी होता है कि आपका प्राकृतिक आपदा के कारण आपका फसल नुकसान हो गया, फसल बीमा मिलने में देरी है, तो रीस्ट्रक्चरिंग भी लोन होता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी प्रावधान किया हुआ है कि रीस्ट्रक्चरिंग करें लोन, उसको लॉन्ग टर्म में हम कन्वर्ट करके दे। तो ये उसके अलावा है कि अगर वेयर हाउसिंग में सीमांत किसान है जो चाहते हैं कि मार्केटिंग में अगर उस टाइम जो है प्रोड्यूस अपना ना बेचना चाहे, क्योंकि कभी कभी जो होता है उस टाइम जो है दाम बहुत कम मिलते हैं किसानों को, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग में अगर वो आप जाके वो रखते हैं तो उनके लिए 6 महीना के लिए अवधि और बढ़ाया जाता है कि हाँ इनको हम 6 महीना मार्केटिंग के बाद का भी हम सबवेंशन देंगे। तो बहुत सारे प्रक्रिया है, बहुत सारे चीज़ों से हम लोग ने रखे हैं कि किसानों को किसी तरह का घाटा ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान ना हो, कि उसके
पारिवारिक में, अदर चीज़ों में, तो ये इसमें बहुत फ्लेक्सिबल है। हमेशा सरकार इसको रिव्यू करते रहती है और जो भी उनकी इंटरवेंशन चाहिए उस टाइम इमीडिएटली बैंकर्स के साथ बात करके सरकार इसमें तुरंत पहल करती है। बिल्कुल। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इसमें छूट दी गई है, अगर समय पर भुगतान किसान कर लेते हैं तो उनको ब्याज में और छूट मिलती है, तो ये जो रणनीति अपनाई गई है इसका कितना लाभ आप देख रहे हैं? इसके परिणाम किस तरह के निकल रहे हैं? क्या समय से भुगतान कर रहे हैं किसान और इस छूट का फायदा उठा रहे हैं? काफ़ी किसान भाई जो जागरूक किसान हैं जी, वो इस छूट का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एक लिमिट बनी है, किसानों को कई बार ये होता है कि शायद हम भर देंगे तो दोबारा नहीं मिलेगा जी। तो मैं ये यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ, ये रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट है। अगर आपने फसल बेची, आपने 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, जो भी आपका फसल का आया, आप एक बार जमा करते हैं और उस लिमिट, निर्धारित लिमिट के नीचे आ जाता है आपका बैलेंस, तो आप निर्धारित लिमिट तक, उस सीमा तक कभी भी बाकी पैसा ले सकते हैं जी। तो आपको सिर्फ वो जमा करने से और बाद में उस लिमिट तक आपको मिल जाना है। अगर आप ये सुनिश्चित करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट की तरह भी है, अगर आपके खाते में नहीं भी है तब भी आप निकाल सकते हैं, कैसे? नहीं, ओवरड्राफ्ट ये नहीं है कि खाते में नहीं है। देखिए, सीमा हर एक चीज की है जी। सीमा निर्धारित की गई है। किसी किसान भाई की 1.5 लाख रुपया है मान लीजिए, तो वो 1.5 लाख के अंतर्गत पूरे साल का ये आकलन किया गया है, दोनों फसलों का आकलन किया गया है। जैसे इन्होंने, सुनील जी ने बताया 10% एक्स्ट्रा मशीनरी के लिए, 10% कंजम्पशन, वो भी बीच में दे दिया गया। लेकिन वो 1.5 लाख से ऊपर जाए ये तो उचित नहीं है, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट सारा आकलन लेकिन अगर शुरू में उसने 1 लाख का ले लिया है, लेकिन अगर उसके बाद भी वो निकालना चाहता है तो 50,000 तक वो और निकाल सकता है। वो ऐसा है, बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन किया। ये पहले जो फसल ऋण होते थे और जो अब ये लिमिट है, इसमें दिन रात का फर्क है। अभी कोऑपरेटिव में पहले क्या होता था, आपने रबी क्रॉप के ले लिया, रबी का पहले पैसा पूरा भरते थे, तब खरीफ का पैसा दोबारा मिलता था आपको लोन। अभी नहीं है ऐसा, अब आपका ये रनिंग लिमिट है। जैसे सुनील जी ने बताया कि अच्छा दाम मिलने पे टुकड़ों में भी फसल बेच सकते हैं आप जी। आधा फसल अभी बेचा, आधा रोक लिया, जब अच्छा दाम मिलेगा तब बेचेंगे आप। तो लेकिन आप डिसिप्लिन बस इतना बनाइए कि जब बेचें एक बार अपने लिमिट के थ्रू घुमा दीजिए, तो आपको जो 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबवेंशन है, PRI जिसको बोलते हैं, वो उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वो अनियमित होगा, तो उसमें आपको ये नुकसान होगा कि 3% PRI सबवेंशन नहीं मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप ही का पैसा है, निर्धारित लिमिट में चाहे आप 10 बार जमा करें, 10 बार निकाल लें जी। तो अजीत जी, ये कितना फायदेमंद है किसानों के लिए कि सिर्फ एक सीजन, यानी कि केवल रबी के लिए नहीं बल्कि रबी और खरीफ के लिए भी वो निकाल सकते हैं जब चाहे, क्योंकि खेती तो उन्हें लगातार ही करनी है। रबी की फसल के लिए भी किसान ले रहे हैं और खरीफ के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किसानों को जरूरत पड़ती है वो जायद फसलों में पड़ती है, क्योंकि ये इंस्टेंट फसल है जो 2-3 महीने के लिए आती है। खीरा वीरा ककड़ी वकड़ी, उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो लोग किसान भाई ये ऋण लेते हैं। लेकिन ये ऋण लेने के बाद मेरा सर से क्वेश्चन था कि किसान ने कोई ऋण ले लिया 3 लाख रुपए का और उसने फसल बीमा भी करा रखी है, उसके बाद भी उसे कोई क्रॉपिंग करते हुए किसी सांप ने काट लिया, तो उसके बच्चों पर क्या लायबिलिटी होगी इस ऋण की? जी, आपका बेहद ही वाजिब सवाल है। अरुण जी, किस तरह की व्यवस्था है बीमा को लेकर? फसल की बीमा तो किया, फसल का बीमा होता है, लेकिन जो किसान है उसका भी क्या बीमा होता है? हाँ, किसान भाइयों के लिए ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुरक्षा बीमा योजना जी 12 रुपए में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 12 रुपए साल का, एक रुपया महीना हो गया, और 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाएगा। एक्सीडेंटली, जैसे इन्होंने बताया, सांप काटा या कोई बिजली गिर गया या रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट हो गया किसी भी कारण से, एक्सीडेंटल डेथ में उसको वो मिलेगा जी। दूसरा ये है उनको कि अगर 50 साल से नीचे का किसान है उसको 55 साल तक भी बाद में उपलब्ध हो जाता है। तो जीवन ज्योति एक LIC की तरफ से एक खास तौर पे LIC दे रही है उसको, तो एक 330 रुपए में अगर बगैर एक्सीडेंट के भी डेथ हुई वाजिब कारण से, तो उसकी परिवार को 2 लाख का सहायता मिलेगी जी। तो तीसरा चीज, अब और चीज बीच में आते हैं कि जैसे हम कई बार देखते भी हैं कि जैसे स्वास्थ्य के नाम पे काफी खर्चा हो जाता है कई बार जी, किसान को पता भी नहीं होता और कोई प्लान भी नहीं करता। तो ये क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई बीमार हुआ, हॉस्पिटल
हॉस्पिटल गए, 1-2 लाख रुपया तुरंत में देना पड़ा और उसको उधार उठाना पड़ता है मार्केट से, फिर साहूकार के पास। हम नहीं चाहते कि वो साहूकार के पास जाए। तो इसलिए कई बैंकों ने, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने भी, जो हमारी बीमा, जो स्वास्थ्य बीमा करती हैं कंपनी, हमारे साथ जुड़ी हैं, वो किसान भाइयों के लिए ग्रामीण इलाकों में जो किसान भाई हैं उनके लिए वो स्वास्थ्य बीमा करीब करीब आधे से भी कम दाम में वो उपलब्ध करा दिया गया है। क्योंकि जो किसान दोबारा से साहूकार के पास जाने का जो कारण बनता है, सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य है। खर्चा एकदम से आया और उसको जाना पड़ा। उसके अलावा भी कुछ बैंकों ने, जैसे हमने, पंजाब नेशनल बैंक ने एक तत्काल ऋण योजना बना रखा है। अगर मेरा केसीसी होल्डर है तो उसको अगर तत्काल में कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ गया, बशर्ते कि वो रेगुलर है केसीसी, तो उसको 20% केसीसी का या 50,000 रुपए तक हम उसको आकस्मिक कारणों के लिए भी एक ऋण दे देते हैं। कि भाई अपना काम चलाइए, कोई बात नहीं है, उसको बाकी उसको मीडियम टर्म लोन के हिसाब से आप 6 माही किस्तों में उतार दीजिए 3 साल के अंदर। तो वो भी हर एक बैंक ने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस किसान को हमने साहूकार के चंगुल से निकाला है उसको वापस साहूकार के पास जाना पड़े। वजह से वहां पहुंचे। बिल्कुल, किसानों के सामाजिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है इस योजना के जरिए। सुनील जी, इसके साथ ही जो किसान सम्मान निधि है उसे भी इस योजना से जोड़ा गया है, क्या वजह है इसकी? देखिए, किसान सम्मान निधि जो है उसमें किसानों को एक आइडेंटिफिकेशन किया गया है कि ये किसान है और उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए हमारे पास डेटा है कि ये किसान है, इनके पास ज़मीन है, ये यहाँ के रहने वाले हैं और इनका आधार नंबर ये है और बैंक खाता ये है। ये सारे जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर हम लोग अभी केसीसी सैचुरेशन ड्राइव चला रहे हैं कि ये आइडेंटिफाइड, जिसको किसान ने, भारत सरकार ने मान लिया है कि ये किसान है, तो इन किसानों को केसीसी मिलना चाहिए। तो बैंक को इसके लिए हमेशा हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दायित्व दिया गया है कि इनकी सारे चीज़ों को डाटा हम लोग शेयर करते हैं बैंकर्स के साथ, और उनके साथ है कि आप इनको केसीसी सैचुरेशन में दे। तो ये सारे इन डाटा को हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जैसा और बता रहे थे सुरक्षा के बारे में, अभी एक स्कीम चली थी, यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें सरकार की सोच थी कि किसानों को, ग्रामीण स्तर पर जो किसान हैं उनको सारी बीमा योजनाएं, चाहे उनके बच्चे की पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य का हो, ट्रैक्टर का हो, या किसी तरह की बीमा जो एक्सीडेंटल हो, लाइफ हो, सारे सुविधा हम उनके गांव तक पहुंचाएं। इसके लिए भी कोशिश लगातार चली है और स्कीम भी लाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सरकार के उनके सोशल सुरक्षा के लिए, कि उनकी पूरी सोशल सुरक्षा नेटवर्क है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, अदर सारे सुरक्षा प्रदान करे एक जगह तक। ये बैंक के माध्यम से, बीमा कंपनियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, अदर एजेंसी के माध्यम से किसानों तक सरकार पहुंचा रही है। बिल्कुल। और जहाँ तक किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, इसने जो केसीसी है इसके क्रियान्वयन को तो आसान बनाया ही है। अरुण जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या जो किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों को मिल रही है उसके जरिए भी केसीसी के भुगतान, क्या ये संभव है कि भुगतान किया जा सकता है? नहीं, अगर किसान चाहे वो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने में आया नहीं है, क्योंकि किसान अगर वो अपनी फसल के माध्यम से ही भरे, क्योंकि ये इसका जो उद्देश्य है किसान सम्मान योजना का, ये कुछ अलग सरकार ने सोच के बनाया है। लेकिन ये आपने सही सुझाया कि कई बार केसीसी में सिर्फ ब्याज की ज़रूरत है। अगर देखिए 6,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है, किसी कारण से अगर वो नहीं दे पाया, और 6,000 रुपये मान लीजिए उसको 4% के हिसाब से अगर वो रेगुलर रखे, ब्याज लगा, और अगर वो भरना चाहे तो ये उसके ऊपर है, वो भर भी सकता है। लेकिन ये कोई बाध्य तो नहीं करते हम कि भाई वो 6,000 के लिए वो उसको जो है बाध्य करें कि वो उसको जमा करे, और उसको बाध्यता नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा पर जरूर ये निर्भर करेगा कि अगर वो चाहे तो वो भुगतान कर सकता है। अजीत जी, तमाम जो ये बातचीत हुई है सामाजिक सुरक्षा को लेकर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे, क्योंकि जो किसान है उसके सामने तमाम तरह की परिस्थितियां आती है और खास तौर पर आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें और ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि हर तरह से जो सामाजिक सुरक्षा है वो मुहैया कराई जा सके। सरकार ने किसान को समृद्ध बनाने के लिए इतनी सारी योजनाएं ऊपर सरकार ने चलाई हुई हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बैकआउट जो होता है कि
केवीके के माध्यम से जागरूकताएं कम आ रही हैं। गांव में अगर हम कोई कैंप लगा दें या केवीके का कुछ स्टाफ बढ़ा दें तो ये सारी स्कीमें गांव स्तर तक पहुंच जाएंगी। बस एक ये कारण रहता है कि जो जागरूकता कम है वो ना कैंप लग पाते हैं ना कुछ इनकी चर्चाएं होती हैं। तो इस कारण से किसान जागरूक ना होने के कारण इन सारी योजनाओं को लाभ नहीं ले पाता है। तो किसान एक और बताऊंगा मैडम कि इस बात से डरता है केसीसी का जो बैंक से रिलेटेड है, जो बैंक में खाता है, किसान इसलिए डरता है कि उसमें पैसे डाल देंगे तो ये बैंक वाले ले जाएंगे। तो इसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए कि वो उनके बैंक से पैसे ना काटे जाएं। बिल्कुल। अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, इसमें तेवतिया जी मैं आपको सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, ये कई बार ये सवाल आता है और ये किसानों के साथ नहीं है, ये चाहे आपने भी अगर हाउसिंग लोन लिया और आपने किस्तें नहीं भरा और आपके खाते में पैसा है, आपको मालूम है कि वो पैसा किस्त काट ली जाएगी जी। तो किसान से भी देखिए, केसीसी में जैसे मैंने बताया कि आपका पैसा है, आप ही की लिमिट में जाना है। आपकी लिमिट अगर नीचे आई और वो आपको दोबारा उपलब्ध है और फायदा आपको ये है कि अगर आप केसीसी में से घुमाएंगे, ये तो बल्कि आपके हित में है कि आप उसको इधर उधर में ना रखें। आप केसीसी में घुसे उसको एक बार घुमा देंगे तो जो 3% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबवेंशन है, आपका ब्याज वो घटेगा ना। अगर आप इधर उधर से सोचेंगे कि मैं ये खाता आपका गैर निष्पादित एनपीए हो जाए, आप उसमें से भरें मत उसको, तो आपका क्या होगा कि आगे आजकल सिविल रिकॉर्ड होते हैं जी, हर एक आदमी का एक ऋण का रिकॉर्ड है बैंक में। कल को आप बच्चे के उसके लिए आप ज्वाइंट लोन होता है, आपको पता है आपके नाम और बच्चे के नाम होगा, और आप अगर वहां पे डिफॉल्टर नजर आएंगे, आप कहीं और खाता खोल के और वहां से पैसा घुमा लिए, तो ये मतलब अनुशासन नहीं है। बिल्कुल। सिविल रिपोर्ट का आपने जिक्र किया सुनील जी, बहुत सारे हमारे किसान हैं जो शायद सिविल रिपोर्ट के बारे में न जानते हो। मैं चाहूंगी कि आप आसान भाषा में उन्हें बताएं कि सिविल रिपोर्ट क्या होता है और उसका दुरुस्त होना कितना जरूरी है, खासतौर पर अगर केसीसी लेना चाह रहे हैं, आवेदन करना चाह रहे हैं। देखिए, सिविल रिपोर्ट जो है जो पैन नंबर के आधार पर होता है। जो बड़े बड़े लोन लेते हैं उसके पैन के आधार पर उनके ट्रांजैक्शन वगैरह डिटेल रखे जाते हैं। किसान भाइयों के लिए हम लोग एक डाटाबेस बना रहे हैं कि हम उनके जो ट्रांजैक्शन वैल्यू उनको क्रेडिट वर्दीनेस के लिए हम करें, और जो नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन क्विक लोन जो कंज्यूमर लोन अदर है उसको भी हम किसानों तक पहुंचाएं। ये भारत सरकार की अभी सोच बनी है और इस पर हम लोग पोर्टल और अदर सारे चीजों जो क्रेडिट वर्दीनेस का हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि अदर केवल खेती बाड़ी के अलावा जो भी लोन है उनको क्विक लोन, कंजम्पशन लोन, आपका टीवी फ्रिज, अदर चीजों के लिए, ये सारे चीजों के लिए हम लोग अभी कंपनी से, फिनटेक कंपनी से हम लोग बात कर रहे हैं। वो सारे चीजें अभी प्रक्रिया में है, वो सारे चीजें हम लोग करेंगे। लेकिन मेन जो है किसान भाइयों को इसके केसीसी के द्वारा बहुत सुविधा दी गई है। पहले जो है कैश और काइंड में होता था, जिसमें जो है आप पार्टिकुलर दुकान से ही खरीद सकते हैं, इसी रेट पर खरीद सकते हैं। बहुत तरह की दोहन होती थी किसानों को, उसको हटा के एक लिमिट बनाया गया है, उसको बहुत सरल किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन भी सरल किया गया है। सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी हम सभी किसानों को दे। इसके लिए कोविड पीरियड में जो है लगातार जो है बैंक्स जब उस टाइम बंद थे, सारे लोग पूरे लॉकडाउन में थे, बैंक्स के साथ हम लोग बात करके किसानों को द्वार द्वार तक हम लोग पहुंचे। उस टाइम हम लोग 3 करोड़ किसानों को हम लोग केसीसी मुहैया करवा पाए। अभी जो है हमारी दूसरी अभियान चल रही है, जिसमें हम लोग ने 24 तारीख से शुरू किया है, जो पिछले मंथ का, जिसमें हम लोग ने पूरे पंचायत को इन्वॉल्व किए हैं। पंचायत सचिव को भी दायित्व दिया गया है कि जिनके पास केसीसी से नहीं है उनकी लिस्ट बनाए, वो सीधे प्रशासन को दे, बैंक को दे, और वो हमारे पास वो डेटा एंट्री हम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम एंट्री भी करवा रहे हैं और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। तो ये सारे दायित्व दिया गया। हाँ, कर रहे हैं किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी जो अभियान है सरकार की, वो भी चलाई गई और किस तरह से जो कई किसान हैं उन्हें केसीसी से जोड़ा जा रहा है। इसके फायदों को देखते हुए किसान जो है उनमें भी एक रुझान देखा जा रहा है इस योजना से जुड़ने के लिए। आइए योजना से जुड़े कुछ और पहलुओं के बारे में जानते हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो किसान है जिसने केसीसी के तहत ऋण लिया है, अगर असामयिक निधन की स्थिति आ जाती है तो फिर क्या होता है? किसान के निधन की स्थिति की बात कर रहे हैं। जो ग्राहक है जिसने ऋण लिया है, अगर उसके असामयिक निधन की स्थिति आती है, जैसे मैंने बताया कि अगर तो उसने सुरक्षा बीमा योजनाएं, जैसे एक्सीडेंट से मृत्यु हुआ तो 2 लाख रुपए का सिर्फ ये हर किसान को ले ही लेना चाहिए। बहुत जगह पे तो स्टेट गवर्नमेंट इसको रिइंबर्स भी कर रही है। अच्छा, ठीक है ना, बहुत जगह पे स्टेट्स में
वो दे देते हैं किसान को। जैसे हरियाणा है हमारा, हरियाणा में भी एक 2000 का एडिशनल वो कंपोनेंट ही इसी चीज का रखा है उन्होंने। अच्छा। कि इन योजनाओं में जो उसके परिवार से संबंधित जो भी लोग हैं बीमा कराएंगे उसकी भरपाई के लिए ये रख दिया उन्होंने, वो अलग से दे रहे हैं। तो परिवार कल्याण योजना उनका किसान के लिए है। तो ये वाला जो स्कीम है ये जरूर आप लीजिए। 330 रुपए वाला LIC का भी लीजिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि जो ATM कार्ड है उसको जरूर लीजिएगा अपने खाते में, और उसको सुचारू रूप से कम 3 महीने में एक बार तो जरूर चला लेना। वरना कई बार ये होता है कि आपने इस्तेमाल नहीं किया, जब जरूरत पड़ा वो इनएक्टिव था। इनएक्टिव में वो वहां भी बीमा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वहां भी है। तो ये वाली सभी चीजें उपलब्ध हैं। अगर ये पैसा आ जाएगा तो वो आराम से वो भरपाई हो जाएगी उसकी, ऐसा उसको परिवार को सहायता मिलेगी। बिल्कुल। और इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ किसान कैसे कैसे ले सकते हैं, किस तरह की चुनौतियां किसानों के सामने आती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और किसान जिनके लिए ये योजना बनाई गई है उन्हें इस योजना का लाभ लेने में कहाँ दिक्कतें आ रही है, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि अजीत जी, ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये बेहद ही आसान बनाई गई है, जैसा कि इससे पहले की चर्चा में भी बात सामने आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद किसानों को कई बार समस्या आती होंगी। आप कुछ इसका जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियां किसानों के सामने आती हैं? अभी जैसे हमारे किसान थे जो MSP कपास पे था, वो MSP 5500 से 6000 रुपये था, लेकिन मार्केट में कपास बिक रही है 11000 के ऊपर। तो हमारे किसान ने जो KCC लोन लिया था उसकी लोन की अवधि वहाँ खत्म हो रही थी, उसने कपास नहीं बेची MSP पे क्योंकि उसका बाहर मार्केट में ज़्यादा अच्छा बिक रहा था। जी। तो जब उस पर पेनल्टी लग गई और उसने पैसे उसमें जमा करा दिए तो उसमें जटिलता ये आती है कि उसे दोबारा जब पैसा चाहिएगा तो फिर एक बैंक वालों से बहुत ही जटिल प्रोसीजर होता है दोबारा मिलने पे। एक तो इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए। और जो बैंक की पासबुक जो हम बनाते हैं उसमें किसान की भूमि का पूरा ब्यौरा हम जब लिख के देते हैं तो उस पे गारंटर जो होते हैं वो 2 गारंटर और मांगते हैं। अच्छा। भूमि जो पत्रिका होती है पासबुक, उसमें किसान की जमीन लिखी हुई है, फर्द लिखी हुई है, कौन सी फसल वो बोएगा ये लिखा हुआ है। उसके बाद भी जो गारंटर दूर से गांव से लाने पड़ते हैं उसमें जटिलताएं रहती हैं। ये थोड़ा सरल हो जाए तो और अच्छा रहेगा। सुनील जी, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, 2 चीज़ें हैं। हम लोग ने जैसे बोले कि मार्केटिंग पीरियड के कारण कभी कभी दाम अच्छे नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए जो है रिपेमेंट का डेट उनको बढ़ाना पड़ता है, फोर्सफुली बढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग जो है हर एक का जो हार्वेस्टिंग पीरियड है उसके आधार पर उसका जो भुगतान की अवधि निर्धारित की गई है। तो रबी खरीफ का अलग अलग है। आप मान के चले कि 40% रबी के लिए एक होता है और 60% खरीफ के लिए होता है। तो हम पहले ही KCC में बफर दिए हुए हैं कि एक का भुगतान होगा, दूसरा के लिए हम यूज कर लेंगे, 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है। तो ये सारे चीज़ों इनबिल्ट किया हुआ है जिसमें वो सारे प्रक्रिया जितना हम लोग किसानों को ध्यान में रखते हुए इनको रबी खरीफ को एक साथ लिमिट बना के दिया हुआ है ताकि उनको इस तरह की कठिनाई ना हो। प्लस हार्वेस्टिंग का हम 3 मंथ बाद हम लोग रीपेमेंट साइकिल रखते हैं, तो 3 महीने में अच्छा दाम मिल जाता है। अगर इसके अलावा जैसे हम बता रहे थे कि वेयर हाउसिंग में रखते हैं तो उस भी हम लोग अवधि बढ़ाते हैं उसके लिए प्रक्रिया है। ये सारे चीजें रहा। डॉक्यूमेंटेशन की बात है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सरल कर दिया गया है। जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अब जो है 1 पेज का एप्लीकेशन है जो आप 3 लाख से ऊपर अगर लोन लेते हैं तो बैंक्स का है, बहुत सारे चीजें वो देखते हैं और जिसमें क्रेडिट वर्दीनेस और बहुत सारे चीजें आती है उनकी सारा चीजों को, तो वो सारे चीज लेते हैं। 3 लाख
लोन तक के लिए एक पेज का सिंगल हम लोग रखे हैं, वो हर एक जगह उपलब्ध है। बैंक्स जो है किसान जो है कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाकर भी वो एप्लीकेशन दायर कर सकता है। ये पोर्टल से सीधे सीधे बैंक्स को हम लोग भेजते हैं कि ये आपके पास पड़ा हुआ, उसकी पूरी ट्रैकिंग होती है, पूरी उसकी प्रक्रिया देखी जाती है। पीछे जैसे हम लोग संदर्भ कर रहे थे कि बहुत सारा चार्जेस लगाए जाते थे, पोर्टफोलियो चार्जेस, विजिट चार्जेस, डिसबर्समेंट का, वकील का, लीगल, बहुत सारे चीजें थे। हम लोग ने उसको काफी सरलीकरण किया गया है और फिक्स किया गया है कि पहले हम लोग ने देखा था कि 6,000 से 7,000 तक का डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते थे, और विजिट करें या ना करें उनको जाके विजिट चार्जेस, पोर्टफोलियो चार्जेस बहुत सारा लगा होता था। उसको काफी सरल किया गया है। बैंकर्स के साथ हम लोग बात करके सारे चीजों को उसको 1,250 रुपये तक का हम लोग निर्धारित किए हैं कि ये आपके चार्जेस हैं, इससे ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो है कि कोलेटरल की बातें चल रही है। कोलेटरल जो है अब बढ़ा के 1,60,000 तक को आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है किसी तरह का। वो सारे चीजें हैं, वो सारा जो है जो आपका क्रॉप्स है उसका केवल हाइपोथिकेशन होगा और उसके अलावा डिस्पर्स किया जाएगा। इसके ऊपर का लोन है तो आप चूंकि खेती कर रहे हैं, खेत है, खेत से ही कोलेटरल पूरी हो जाती है। हाँ, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अभी भी गारंटर वगैरह अगर मांग रहे हैं, अदर चीजें हैं, उनको हम लोग सेंसिटाइज करते रहते हैं, बीच बीच में हम लोग रिव्यू करते रहते हैं। टारगेट दिया हुआ है, रीजनल जितने इम्बैलेंसेज है उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। बहुत माइक्रो लेवल पर प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा हम लोग अभी पोर्टल जो बना रहे हैं, पोर्टल में सारा डाटा एंट्री होने के बाद हम लोग किसान सीधे सीधे हमारे पोर्टल पर ही ये एप्लीकेशन डालेंगे, इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होगी। और बैंक के साथ साथ और हम लोग सुविधाएं ले रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाएं। बैंक है उनकी भी सक्रियता इस दिशा में बढ़े, इसके लिए उन्हें भी लक्ष्य दिए जा रहे हैं। अरुण जी, इसके बावजूद कई बार किसानों की शिकायतें ये होती है कि जो बैंक है वो कृषि ऋण देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, और अगर वाजिब कोई शिकायत है किसान की इस तरह की तो वो कहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? ये आपने अच्छा सवाल किया कि जो कृषि ऋण है, जैसे केसीसी एक उसका एक पार्ट है, एक भाग है। कृषि ऋण का दायरा बहुत बड़ा है, और जो कृषि ऋण है इसके लिए तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सब बैंकों के ऊपर मापदंड बना रखा है कि जितना आपका लोन है उसका कम से कम 18% आपको कृषि को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो जो बाकी का वो फिर पेनल्टी लगता है, RIDF में पैसा देना पड़ता है, बहुत कम दाम पे देना पड़ता है, या कहीं उसको भरपाई करने के लिए बैंक को काफ़ी खर्चा करना होता है। तो कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि उसका कृषि ऋण ना बढ़े, और 18 से ऊपर भी अगर बढ़ता है, अगर किसी बैंक का मान लीजिए 20% हो जाता है, तो जो जैसे कि ज़्यादातर हमारे RRBs हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, हम उसमें देखेंगे कि उनका तो कृषि क्षेत्र में आधे से भी ऊपर है। तो लेकिन उनको भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एक प्लेटफॉर्म दे रखा है कि आपको इसका फायदा होगा। अगर कृषि ऋण बढ़ेगा तो आप एक PSLC बोलते हैं, वो मार्केट में दूसरा बैंक जो कम है जिसका वो खरीदता है, तो उसको जो ज्यादा कर रहा है कृषि का वो ऋण, वो तो उसको फायदा है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है अब कि कोई भी बैंक इसमें ये ना वो दिखाए कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसको तो होना ही होगा। और जो छोटे किसान हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले उनको 8% बोला था, 18 में से 8 कम से कम उनको जाना चाहिए। अभी उन्होंने ये देखते हुए कि उनको अभी कमी वहां पे है, उस 8 को बढ़ा के पिछले साल 9 कर दिया था। ये जो अभी साल चल रहा है इसमें 9.5, 18 में से आधे से ज्यादा जो लघु और सीमांत किसान है उसको मिलेगा, और अगले साल में वो 10%, मतलब आधे से कहीं ज्यादा लघु और सीमांत। गवर्नमेंट का भी फोकस वही है, भारतीय रिजर्व बैंक का और बैंकों का हमारा भी वही है, उद्देश्य है कि हम छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो भी छूट गए हैं और हम आमंत्रित करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने तो पोर्टल बनाया ही है, हमने भी अपने जैसे PNB 1 ऐप है हमारा, उस पे जाके डायरेक्ट किसान अपना एप्लीकेशन लोड कर सकता है। वो भी सुविधा उपलब्ध है, और धीरे धीरे हम जल्दी ही और भी ऐप किसानों के लिए अलग से भी लाने की योजना बना रहे हैं कि सीधा तो किसानों तक पहुंच बनाने की तमाम तरह की कोशिशें चल रही है। सुनील जी, जैसे कि आपने इससे पहले चर्चा में बताया भी कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान हाल ही में चलाया गया। इसके अलावा किसानों को जागरूक करने के लिए, उन्हें KCC से जोड़ने के लिए और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप, जो इसको फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप भी कर रहे हैं
हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि हमने पीछे फसल बीमा पाठशाला शुरू करवाया था, जिसमें बीमा के अलावा हम लोग ने कृषि ऋण पर काफ़ी किसानों से चर्चा की है और उसके बारे में सारे लोगों को बताया। तो हम ग्रामीण स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू प्लस जो हमारे अपने जो अभियान चल रहे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक अभियान भी चलता है, जैसे स्कीम स्पेसिफिक भी चला रहे हैं, पूरे किसानों के लिए अभियान चल रहा है। तो ये सारे अभियान के थ्रू हम लोग जागरूक कर रहे हैं, किसानों के बारे में बता रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं। और हमारी मंशा है कि हम लोग जो है सरकार जो है हर एक किसानों को बताएं और उनकी सुविधा जो है उनके जो निकटतम बैंक है उनके द्वारा ही हम सुनिश्चित कराएं। इसीलिए बैंक को टारगेट दिया गया है कि जो बैंक जो जहां पीएम सम्मान निधि का पैसा जिस खाते में जिस बैंक में जाता है उन बैंकों को दायित्व दिया गया है कि वही बैंक जो है वही ब्रांच जो है केसीसी उनको उपलब्ध कराए। तो इस तरह की भी निकटतम चीज़ों को दोनों के बीच में कोरिलेशन बना के कि एक दायित्व देते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और जैसे कि अभी बता रहे थे कि लघु एवं सीमांत किसानों का लिए हम लोग टारगेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन बहुत तेजी से हो रहा है लैंड का, तो इनकी संख्या बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग दायित्व दिए जा रहे हैं। तो हम लोग दोनों तरह से कर रहे हैं कि अगर बैंक काम नहीं करेंगे तो हम उन पर पेनाल्टी, उनकी दायित्व दिया गया है, दायित्व पूरे नहीं करेंगे तो उन पर हम पेनाल्टी भी लगाएंगे। पेनाल्टी के आधार पर जो शॉर्टफॉल होता है उसको हम 2.5% इंटरेस्ट रेट देना होता है, वो हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में देते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारण से जैसे कोऑपरेटिव्स है, आरआरबीज है, अगर उनके पास सच में दायित्व वित्तीय दायित्व वहन करने के लिए उनके पास कैपिटल नहीं है तो उसके लिए भी रीफाइनेंसिंग की व्यवस्था है कि ऐसा नहीं है कि वो आप उनके पास केवल आप जो है लोन दीजिए, आपके पास कैपिटल नहीं है तो हम नाबार्ड के थ्रू उनको रिफाइनेंस भी करवाते हैं। तो इस तरह की चीजें सारे चीजों व्यवस्था की गई है कि अगर बैंक्स को हम उनके ओन कैपिटल यूज करने के लिए हम इंसेंटिव देते हैं है कि किसानों तक पहुंच बनाई जाए, किसानों के द्वार तक सरकार पहुंच रही है और उन्हें केसीसी जैसी जो तमाम योजनाएं उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आपकी बारी है, आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी आपकी सामाजिक सुरक्षा के लिए इस तरह के जो बेहतरीन प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनका लाभ आपको मिल पाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस चर्चा में इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। आपको बता दें कि विचार विमर्श कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए QR कोड को स्कैन करें और सीधे आप जुड़ जाएंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर और आप विचार विमर्श कार्यक्रम के तमाम एपिसोड्स वहां दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।